नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे जो भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है क्लाइव, बी है लेमेस्टर, सी है एलिजा इम्पे और डी है हाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलिजा इम्पे। ठीक है, आ, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे और बाकी के तीन अन्य न्यायाधीश थे। उनमें से एक थे लेमेस्टर, एक थे हाइड और एक थे चैम्बर। ठीक है, चैम्बर। तो ये कितने थे टोटल? तीन अन्य न्यायाधीश थे और एक थे मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर पहली बार नियंत्रण लगाया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो इसमें क्या था कि बम्बई, मद्रास और प्रेसिडेंसी, ये तीन प्रेसिडेंसियां थी। इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहने लगे थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे थे। और जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर और जैसे उपहार लेने पर, रिश्वत पर, इन सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? ऑप्शन ए है 1785, बी है 1781, सी है 1784 और डी है 1773। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1781। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773 में आया था, उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में। ठीक है, इसके तहत एक चीज तो ये होती है कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन, मतलब उसको ये अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बना सके। ठीक है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता सरकार को दिया गया। और दूसरा ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उनके मतलब जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया था कर्मचारियों को जो कंपनी में काम करते थे। तो ये दो चीजें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस चार्टर अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 1813, बी है 1853 और सी है 1833 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1813। ठीक है, तो 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था इसी के तहत ही पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस चार्टर अधिनियम के तहत अन्य बातें, जैसे कि ईसाई मिशनरियां, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे वो जो है भारत आना शुरू हो गए। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह होती है कि मुक्त व्यापार की नीति शुरू होगी। ठीक है, मुक्त व्यापार की नीति, इससे क्या हुआ कि जैसे अभी तक भारत में केवल एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो है बाकी अन्य कंपनियां भी भारत आना शुरू हो गई थी। बाकी भारत आना मतलब अन्य ब्रिटिश कंपनियां। ठीक है, पहले एक ही ब्रिटिश कंपनी थी, अब बाकी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत आना शुरू हो गई थी इस चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए? ठीक है, ऑप्शन ए है 1813, बी है 1833, सी है 1853 और फिर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1833। तो 1833 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर उसके अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, पहले क्या था कि उसका एकाधिकार था हर चीज पर, यानी कि भारत में शासन करने वाली ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके अधिकार जो थे वो एकाधिकार, मतलब इसका जो एकाधिकार था वो तो 1813 में ही लगभग खत्म हो गया था। लेकिन क्या था कि 1813 में चाय और चीन चीन यानी कि चाय से संबंधित कोई भी व्यापार हो और चीन के साथ होने वाला कोई भी व्यापार हो, उसमें अभी भी यानी कि 1813 में भी जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार था। लेकिन 1833 में क्या हुआ कि वो अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि एकाधिकार एकदम समाप्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1833। अगला क्वेश्चन है आज का, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, बी है जेम्स प्रिंसिप, सी है जॉन साइमन या फिर डी है लॉर्ड मैकॉले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, यानी कि लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1834 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का, किस भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए है 1909, बी है 1861, सी है 1892 और डी है 1858। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1861। ठीक है, 1861 में जो है जो वायसराय थे, यानी कि उस टाइम पे वायसराय थे कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, तो उनके समय पर ही जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 1861 के अधिनियम की, तो इसी समय जो है पोर्टफोलियो प्रणाली भी शुरू हो गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली ये भी बहुत बार पूछा गया है, यानी कि समविभागीय प्रणाली कहते हैं इसे, पोर्टफोलियो को समविभागीय प्रणाली, यानी कि हर काम के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग बनाना जो अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो वायसराय था उसको अध्यादेश करने की जो शक्ति थी वो प्राप्त हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुगल सम्राट का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1861, सी है 1892 या फिर डी है 1858। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1858। यानी कि देखो 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति कहते हैं जिसको, और उसी के अगले साल 1858 में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल एकदम समाप्त कर दिया गया था और जो भारत का जो शासन था वो सीधे तौर से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, और इसी ये जो 1858 का अधिनियम था, इसी में क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट था, ठीक है, उसके पद समाप्त कर दिया गया, यानी मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये आखिरी जो है मुगल शासक था। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1858। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था 1858 में। और इस 1858 अधिनियम की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें जो गवर्नर था उसको वाइसराय कहलाने लगे थे, ठीक है। गवर्नर को एक नया नाम दिया था वाइसराय, ठीक है। और पहले वाइसराय कौन बने थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था तो 1858 में। अगला क्वेश्चन है आज का, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है 1909, बी है 1935, सी है 1892 और डी है 1919। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1935, ठीक है। तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। होता क्या है इसमें कि जो द्वैत शासन था वो राज्यों से हटा दिया गया था, यानी कि प्रांत से हटा दिया गया था, तभी इसको हम प्रांतीय स्वायत्तता की बात कहते हैं। और जो ये द्वैत शासन था ये प्रांतों से हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में ये थोप दिया गया, यानी केंद्र में लगा दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1935। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों से संबंधित मामले किसके पास थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू या फिर डी है भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सबको लगभग पता ही होगा, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनके पास सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों से संबंधित मामले थे। राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास खाद्य विभाग था, खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे। जवाहरलाल नेहरू ये पीएम थे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे और विदेशी मामले वो इनके पास थे। और अंबेडकर साहब की बात करते हैं तो इनके पास कानूनी मामले या फिर विधि मामले इनके पास थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का, भारत विभाजन किस अधिनियम में शामिल था। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो इसमें पहली बार ये बोला गया कि भारत यानी कि मतलब भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इस नाम के दो जो है राज्य मतलब दो देश बनेंगे या फिर दो अधिराज्य बनेंगे, ठीक है। और दोनों देशों में जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ क्या होगा, शासन होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ शासन होगा। और इसमें एक बात ये भी बोली गई थी कि जो देसी रियासत हैं या तो वो भारत के साथ आ जाएं या वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या फिर वो स्वतंत्र रहें, यानी कि उनके ऊपर ब्रिटिश का जो प्रभुत्व है वो अब समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया। भारत विभाजन किस अधिनियम में शामिल था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11वां, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1909 में पृथक निर्वाचन, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। यानी कि क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा बनाई गई थी ढाका में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यानी कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की बात की मांग रखी। तो 1909 में एक अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या था, ये 1909 में आता है। इस अधिनियम ने ही जो है मुस्लिम वर्ग को
पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। पृथक निर्वाचन मतलब ये होता है कि जो वोट, जैसे कि कोई इलेक्शन में जो आदमी खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा और जो उसको वोट करेंगे वो भी मुस्लिम समुदाय होगा, ठीक है। तो ये पृथक निर्वाचन का अधिकार सबसे पहले किसने दिया था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम वर्ग को ये मिला था। इसमें जो मार्ले है ये भारत सचिव था और जो मिंटो है ये वाइसरॉय था। तो इसी चीज की वजह से, यानी कि मतलब पृथक निर्वाचन देने की वजह से ही इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त संबंधित मामले किसके पास थे? ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है। ऑप्शन ए है आसफ अली, बी है अब्दुल रब निस्तार, सी है लियाकत अली खां या फिर डी है गजामफर अली खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लियाकत अली खां, ठीक है। तो वित्त संबंधित मामले किसके पास थे? लियाकत अली खां के पास थे। तो ये इसमें मतलब केवल यही बहुत ये जो है लियाकत अली खां, क्योंकि इनका वित्त विभाग था तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य की अगर हम बात करते हैं तो आसफ अली थे, इनके पास रेलवे और परिवहन विभाग था। अब्दुल अब्दुल रब निस्तार, इनके पास जो है डाक विभाग था। और जो गजामफर अली खां, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। लेकिन इनको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। इसमें वित्त संबंधी मामले किसके पास थे? लियाकत अली खां। ये क्वेश्चन पूछा गया है और वित्त से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत मिला? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 1919। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम में जैसे सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय, इन सबको जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिला था। जैसे कि 1909 में मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, उसी प्रकार से 1919 में सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, ठीक है। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत शुरू हो गई थी। कब हुई थी? 1919 में। देखो, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी 1919 में। 1935 में क्या हुआ था कि ये जो द्वैत शासन था ये प्रांतों से हटा दिया गया था, लेकिन केंद्र में ये लगा दिया गया था, ठीक है। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत भी 1919 के तहत ही हुई थी। इसमें जैसे कि आज लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइम पे द्विसदनात्मक विधायिका में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, ये दो परिषद इस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकॉले, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड मिंटो या फिर डी लियोनेल कार्टिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लियोनेल कार्टिस, ठीक है। तो जो लियोनेल कार्टिस है, इनको प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द्वैत शासन की, तो द्वैत शासन क्या होता है? द्वैत शासन का मतलब होता है कि दोहरा शासन, जो सत्ता है उसको दो भागों में बांट देना या सत्ता का दो भागों में बढ़ जाना। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले 1765 में यानी 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी, जो 1772 तक चली थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय तक, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास राजस्व अधिकार थे। कौन से थे? राजस्व, यानी टैक्स लेना है, कितना लेना है, कहां से लेना है, ठीक है, किस वर्ग से लेना है, किस चीज पर कितना टैक्स लेना है, कहाँ कितना खर्च करना है। तो ये सब कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्रशासनिक अधिकार किसके पास थे? वहां के राजा, यानी कि वहां पर यानी कलकत्ता में जो राजा था उसको नवाब कहते थे, नवाब, ठीक है, नवाब। अब नवाब के पास जो है
प्रशासन करने के अधिकार थे। लेकिन उसे प्रशासन करने के अधिकार तो था, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था। ठीक है, तो ये होता है द्वैत शासन, यानी कि सत्ता को बांट देना दो भागों में। राजस्व किसी और के पास है, प्रशासन किसी और के पास है। ठीक है, तो इसी चीज को यानी द्वैत शासन का जनक जो है लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? यानी हमें बताना है कि राष्ट्रपति जैसे आज आर्टिकल 1, 2, 3 का उपयोग करके अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो लेकिन ये शक्ति संविधान को मिली कहां से? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उससे और भी चीजें ली हैं, जैसे लोक सेवा आयोग। ठीक है, एक तो अध्यादेश हमने वहां से लिया, दूसरा हमने वहां से लोक सेवा आयोग की व्यवस्था ली, तीसरा जो इंपोर्टेंट है वो है आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन व्यवस्थाएं या आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान जैसे कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल जो 352 है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, यानी कि जब किसी मतलब बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति, जब ये दो चीजें होती हैं या इनमें से कोई एक चीज हो जाती है, आंतरिक अशांति हो जिसे वर्तमान में सशक्त विद्रोह कहते हैं, और या फिर कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो, तब आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 360 में क्या है? आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब मतलब किसी राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है, तो वो राज्य की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र की मदद ली जाती है, तो उसी चीज को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आर्टिकल 360। ठीक है, सॉरी ये था 356, यह है 360। 360 की अगर हम बात करते हैं तो यह है वित्तीय आपात। ठीक है, जब पैसे की कमी हो जाती है देश में, तो 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपात। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपने वीडियो से कुछ तो सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।